नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र व राज्य सरकार किसान हितैषी। पीएम मोदी ने किसानों के खातों में 13वीं किश्त की जारी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा हरियाणा। गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक। भिवानी में दिव्यांग खिलाड़ी खेलेंगे क्रिकेट। भारत और नेपाल के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार ने सदैव किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। पिछले 8 वर्षों से फसलों की बुआई सीजन आरंभ होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं ताकि किसान अपनी मर्जी से फसल बुआई का चयन कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। इतना ही नहीं, कृषि आदानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त जारी की जाती है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में 13वीं किश्त जारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हरियाणा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को बहकाती रहती थी, परंतु अब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्थायी फार्मूला तय कर दिया है और बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही किसानों को पता चल जाता है कि आगामी खरीफ सीजन में कौन सी फसल किस मूल्य में बेची जा सकती है। उसी के अनुसार वह फसलों की बुआई करने का फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से पहली बार बड़ी संख्या में किसानों को सम्मानित करने का कार्य भी इसी केंद्र सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने करनाल दौरे के दूसरे दिन सुबह करनाल के फूसगढ़ स्थित नंदीग्राम गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। फूसगढ़ स्थित नंदीग्राम गौशाला में पिछले दिनों एक ही दिन में 45 गायों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौशाला में इस प्रकार की घटना होना निस्संदेह दुख का विषय है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है और प्रारंभिक जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार गौशाला में मौजूद गऊओं के चारे में कुछ शरारती तत्वों ने जहरीला पदार्थ सल्फास मिला दिया था, जिसके कारण गऊओं की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 लोग अभी फरार हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुखद कहानी है कि इस गौशाला में पिछले दिनों में कुछ शरारती तत्वों ने इनके चारे में कोई जहरीला पदार्थ देकर के खिलाया है। सल्फास खिलाई गई है और बाद में उन लोगों को पकड़ा भी गया है। 4 लोग पकड़ लिए हैं, 3 जो है अभी और बकाया है भागे हुए, जिनको अभी पकड़ना शेष है। साइड की जो चारदीवारी है उससे वो कूद करके आए हैं लोग और इसमें कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग मृत पशुओं का और व्यापार करते हैं उन लोगों की मिलीभगत से ये सब हुआ होगा। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो यही है कि कोई ना कोई इसमें ज़रूर कोई ऐसी एक षड्यंत्र की वो आ रही है कि कोई ना कोई मिलीभगत इसमें नहीं। सीबीआई की जाँच हुई है और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई की जांच के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। तो जो सीबीआई करती है ठीक ही करती है। अगर इस प्रकार का कोई उनको गिरफ्तार किया गया है तो ज़रूर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए होंगे और जो दोषी होगा उसको हमारे इस शासन में, सरकार में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए सीबीआई ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से दोषी सिद्ध होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं कार्यक्रम की तैयारियों की विभागवार समीक्षा तथा निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सभी राज्य इस दौरान अपनी समृद्ध संस्कृति और बेहतर पहलुओं का प्रदर्शन करें ताकि सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के मन में भारत की अच्छी छवि बने। इस सम्मेलन में हरियाणा अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा। आयोजन को लेकर गुरुग्राम में करीब 100 सार्वजनिक स्थलों पर G20 के लोगो प्रदर्शित किए जाएंगे और इसके साथ ही मेट्रो पिलर, राष्ट्रीय राजमार्ग व विभिन्न इमारतों को भी रोशन किया जाएगा। आयोजन से जुड़े स्थल और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। G20 के अतिथियों का मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर यानी मोटा अनाज वर्ष पर फोकस करते हुए
मोटे अनाज से तैयार उत्पादों, हरियाणवी पारंपरिक पगड़ी बांधकर और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा। घोरना शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक व अतिक्रमण पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने रणनीति तैयार कर ली है। उपमंडलाधिकारी ने नगरपालिका कार्यालय में बैठक के दौरान शहर के दुकानदारों व रेहड़ी संचालकों को 1 सप्ताह का समय दिया है और इस समय अवधि में दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वयं ही इस्तेमाल बंद करना होगा। अतिक्रमणकारी स्वयं ही सड़कों पर रखे सामान को अंदर रखेंगे। समय अवधि बीतने के बाद प्रशासन सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाएगा। जिस भी दुकानदार के पास सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है और सड़कों पर दुकानों का सामान पाया जाता है तो सामान जब्त भी होगा और चालान भी काटा जाएगा। इसके साथ ही शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का मुद्दा भी सामने आया है। एसडीएम ने कहा कि पुलिस के माध्यम से प्रपोजल भेजी जाएगी और बाद में एसडीएम ने नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण भी किया। देखिए, आज म्यूनिसिपैलिटी घरौंडा में हमने आज एक निरीक्षण किया है। हम देखना चाह रहे थे जो भी पब्लिक आ रही है उसकी बैठने की और उसको किस तरीके से रिसेप्शन डेस्क है कि नहीं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो जो भी छोटे छोटे हमने बिंदु बताए हैं वो जल्दी ही हम इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। बैठने की व्यवस्था हमें लगता है कि और इम्प्रूव हो सकती है। पीने के पानी वगैरह की जो है व्यवस्था वो अभी इतनी दुरुस्त नहीं पाई गई है। बाकी हमने आज एक मीटिंग करी है व्यापार मंडल, NGOs और हमने उसमें कुछ वेंडर्स भी जो हैं हमारे वो बुलाए थे, सब्जी मंडी के प्रधान वगैरह भी थे। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जल्दी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर जो है फिर से एक कैंपेन की तरह शुरू करें। जैसा कि जानते सभी हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो पूरी तरीके से बैन है, परंतु अभी भी पॉलीथीन और प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हो रहा है। उसके लिए अवेयरनेस भी करेंगे, उनको रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। एक बर्तन बैंक बनाने का भी एक जो है आज सोचा गया है, एक विचार आया कि एक बर्तन बैंक भी सेटअप करेंगे घरौंडा में, तथा फिर हम जल्दी चलानिंग शुरू करेंगे। तो जो भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा उस पर चालान करेंगे। अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या ऐसा है। अतिक्रमण की समस्या के लिए आज हमने व्यापार संघ के सामने ये मुद्दा उठाया है। हम चाहेंगे कि हम व्यापार संघ को साथ लेकर इस अतिक्रमण को हटाएं, क्योंकि सिर्फ एक ड्राइव चलाने से जब तक जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनकी सहमति और उनका सपोर्ट नहीं होता तब तक उससे हम परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं होता। 1 या 2 बार करने के बाद कुछ महीने के बाद वो फिर से वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने हमें भरोसा जताया है कि वो अपनी एक मीटिंग करेंगे और खुद ही हमें चाहेंगे कि वो सेल्फ अपनी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर हम उनको मौका देंगे कि वो एनक्रोचमेंट को ख़त्म करें। और यदि इसके ऊपर हमें लगता है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हम अपनी तरफ से जो है एनक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव शुरू करेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर सत्ताधारी नेताओं में चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पंचायत मंत्री द्वारा ओपी धनखड़ और अजय चौटाला को संगठन के लोग बताकर सरकार में दखल नहीं करने की नसीहत पर जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पलटवार किया है। अजय चौटाला ने इस दौरान पंचायत मंत्री को पागल तक कह डाला। दरअसल अजय चौटाला आज मंगलवार को सिरसा में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान जब उनसे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन से ही सरकार बनती है, कभी भी सरकार से संगठन नहीं बनते हैं, इसलिए उस पागल को यह बात समझनी चाहिए। वहीं टेंडरिंग को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि सरपंचों के साथ सरकार की वार्ता चल रही है। दरअसल बीते दिन ही पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने धनखड़ और अजय चौटाला को नसीहत देते हुए कहा था कि वे संगठन के लोग हैं और वे संगठन चलाने पर ध्यान दें। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार चलाने का काम हमारा है। बता दें कि कई मौकों पर प्रदर्शनरत सरपंचों को लेकर बयान देने पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को ओपी धनखड़ ने शब्दों पर संयम रखने की नसीहत दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा को सत्याग्रही पार्टी बताया तो अनिल विज ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता को निशाने पर लिया। गृह मंत्री विज ने राहुल के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्याग्रही पार्टी तो कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद देश में 50 से 60 साल राज किया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस का सत्याग्रह भाजपा के सत्याग्रह से जीतेगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे और हम सत्य के सहारे लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी के इस ट्वीट के जवाब में गृह मंत्री विज ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस परिवार ने सत्ता से लालच में पार्टी को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि गांधी की बात का सम्मान न करते हुए कांग्रेस परिवार ने देश पर कई दशकों पर राज किया और इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सत्याग्रही पार्टी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है।
पानीपत शहर के सिवा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने ही जमीन के लिए अपनी ही मां को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीसीसीआई और डीसीसीआई के संयुक्त तत्वाधान में 3 से 5 मार्च तक भिवानी में आयोजित होने वाले स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल क्रिकेट T20 कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत और नेपाल के दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच रोचक मुकाबले होंगे। कृषि मंत्री दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद हैप कप T20 मुकाबले के बाद भिवानी में 3 से 5 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय टीम भारत और नेपाल के बीच स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल कप 2023 का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिरकत करेंगे। भिवानी से हांसी मार्ग स्थित जी लिटरल रैली मैदान में होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की टीम में देश भर से चयनित खिलाड़ी लिए गए हैं। पिंजौर में पूर्व विधायक लतिका शर्मा और नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लांबा का वार्ड नंबर 24 के पार्षद सुनील और कॉलोनी वासियों ने फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। पिंजौर के अब्दुल्लापुर में पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने नारियल फोड़कर गली के काम का उद्घाटन किया। लतिका शर्मा ने बताया कि आज से इन 2 गलियों का काम शुरू हो जाएगा, जिसका 16 लाख का टेंडर हुआ है। लतिका शर्मा ने कहा कि जो काम रुके हुए थे अब उनकी लगातार शुरुआत हो गई। इस मौके पर कई वार्डों के पार्षद और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार पिंजौर और कालका में चाहे गलियों का हो, चाहे खड़ंजों का है, या और भी जो काम है पब्लिक से रिलेटेड जन सुविधाओं को देते हैं, वो लगातार हमारी पार्टी लगातार इन कामों को करवाने में लगी रहती है। और उसी के तहत आज मैं और हमारे यहाँ के हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी यहाँ इनॉग्रेशन करने आए हैं। 16 लाख का ये टेंडर है और आज ये काम शुरू हो जाएगा। और ये आसपास जो ये अब्दुल्ला, इसका बड़ा इफेक्टेड मेन गली है, ये का उद्घाटन करवाया। और लगातार अब जो काम है पीछे रुके हुए थे वो लगातार आज शुरुआत हो गई। गांव कमालपुर रोडान में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान व हरियाणा पशुपालन विभाग की तरफ से पशुपालकों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पशुपालन विभाग से एसडी नरेंद्र सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार एंड एनडीआरआई से डॉक्टर सांखला ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान पशुपालकों को विभाग की तरफ से कुछ दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई, वहीं काफी संख्या में पशुओं का टीकाकरण भी किया गया। ये आज स्पेशल कैंप लगाया गया है एनडीआरआई के सौजन्य से। हमारे डॉक्टर सांखला हैं जो हेड हैं एक्सटेंशन डिवीजन के, ये अपने नैन साहब आए हुए हैं, राहुल नैन हैं, टीम आई हुई है इनकी। तो हमने जो इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एरिया में जैसे थलेरिया की बीमारी काफ़ी रहती है, इसमें जो क्रॉस ब्रीड एनिमल में थलेरियोसिस काफ़ी है, तो इन्होंने जो है थलेरियोसिस की वैक्सीन आज पर्टिकुलरली अरेंज कराई है। तो पूरे कमालपुर गांव में जो भी एनिमल है, हर एनिमल को, हर क्रॉस ब्रीड एनिमल को हम कवर कर रहे हैं। सबको जो है थलेरिया की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगाई जा रही है। उसके अलावा आज जो है पशुपालक भाइयों से रूबरू हुए हैं, इनको और जानकारी भी दी है। जैसे दूसरी वैक्सीन आती है हमारी जो है ड्यूअल वैक्सीन है जो विभाग की तरफ से आती है, और कोई जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी बात करी गई है, बीमे के बारे में बात करी गई है, मिल्क रिकॉर्डिंग की स्कीम है उसके बारे में बताया गया है, जो लोनिंग की स्कीम है उसके बारे में भी चर्चा करी गई है। तो पशुपालकों से इनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया है कि आपको यदि पशुओं से रिलेटेड या हमारे विभाग से संबंधित कोई भी ऐसी किसी को जानकारी हो, किसी को दिक्कत हो, तो आज शेयर कर सकता है हमारे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।